हाँ जी क्लास 10th वालों, बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं पर ज्यादा कुछ किया नहीं अभी तक। चलो यार कोई टेंशन नहीं है, एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, सारे चैप्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवा दूंगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वन शॉट, यानी कि हम एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एकदम खल्लास कर देंगे। तो यार देखो, ये है तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ये समझते हैं, जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती क्या है। यार देखो, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यानी कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखूं 2x² + 3x + 4 = 0, तो यहां पर इस इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही है ना, x, एक यहां पर और एक यहां पर। अब यहां पर x की पावर में कुछ नहीं है, और मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, मतलब x की पावर में है 1। और यहां पर x की एक पावर है 1 और x की दूसरी पावर है यहां पे ये एक 2। तो ये 1 बड़ी है या 2 बड़ी है? 2 बड़ी है ना। तो ऐसी एक इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली जो पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है। और यहां पर सबसे बड़ी वाली पावर क्या है? 2। और यानी कि ये इक्वेशन कौन सी है? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही जितनी भी इक्वेशन जिसकी डिग्री इस तरीके से 2 हो, यानी कि उस पूरे इक्वेशन में इक्वेशन के वेरिएबल की ऊपर की सबसे हाईएस्ट वाली पावर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई साहब? देखो यार, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है? कोई भी इक्वेशन में, जैसे यहां पर ये 2, 3, 4, जिन्हें हम कॉन्स्टेंट्स भी कह देते हैं, जो नंबर्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनकी जगह अगर हम कोई अल्फाबेट्स लगा दें ABCDEFG, तो बस उसकी जगह अगर हम ये कर दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे अगर मैं यहां पे 2 की जगह लगा दूं a, साथ में है x² ax² प्लस b, साथ में है x, प्लस में c = 0, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कॉन्स्टेंट्स की जगह पर ABCDEFG लगा दो, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। मतलब बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो। अब हमें सबसे पहले यह सीखना है कि आखिर इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली या मैथमेटिक्स की शक्ल में, एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा कैसे जाए। उसके बाद हमें यह देखना है कि अगर तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे पास ना एक इक्वेशन दियो इतनी बड़ी सी, और कहा जाए बताओ इसे सॉल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कैसे करेंगे। तो ये 2 चीजें सबसे पहले हम सीखते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें सीखने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अगर तुम्हें एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करनी है, उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, तो उसके लिए ये चीजें जाननी जरूरी है। तो चलो पहले इतना करते हैं। इतना समझ आ गया तो वेरी गुड, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए यह समझते हैं कि अगर तुम्हें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई हो, कोई सिचुएशन दी गई हो, और वहां से तुम्हें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, तो तुम कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने यहां पर आ रही है, मेरे सामने भी वहां पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर इन टोटल 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा ना वैसे वैसे लिखी जाऊंगा, और तुम्हें भी एग्जाम में ऐसे ही करना होगा। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है। मैं मान लेता हूं लेट जॉन हैज x मार्बल्स, ठीक है। मान लेते हैं जॉन के पास है x मार्बल, और लेट कर लेते हैं कि जो जीवंती है उसके पास है y मार्बल्स, है ना। तो जॉन के पास है x मार्बल, जीवंती के पास है y मार्बल्स, और दोनों के पास टोटल कितने हैं मिला के? 45 मार्बल्स। ऐसा मुझे गिवन है, x + y = है 45। अब यहां पर मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि मैं y को इधर ही रहने देता हूं और x को = के उधर की तरफ भेज देता हूं,
और जब भी कोई एक नंबर इक्वल टू के इस तरफ प्लस हो रहा हो और दूसरी तरफ चला जाए तो वो माइनस हो जाता है। तो यहां पर जब x यहां पे इसके साथ प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो आ जाएगा 45 के साथ में माइनस का x, यानी y की वैल्यू है 45 माइनस x। तो मैं ये y की जगह पे 45 माइनस x भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि y तो इसी के ही बराबर है ना। तो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जॉन के पास है x मार्बल्स और जीवंती के पास है 45 माइनस x मार्बल्स। कैसे आया मैंने बता दिया। अब मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि इधर 45 माइनस x आना है, और वो कैसे आया ये तुम्हें समझाना जरूरी था। वरना कई टीचर्स क्या करते हैं, वो सीधा बोल देते हैं जॉन के पास है x मार्बल, जीवंती के पास है 45 माइनस x मार्बल। समझाते ही नहीं भाई 45 माइनस x कहां से आया। और हमारे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो इतने प्यारे से भोले से हैं, वो उनको इतना, कई लोगों नहीं फास्ट होते ना समझने में, तो कहते हैं यार अब मैं क्या करूं यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो फिर हम बैठे हैं ना यार, मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए, मैंने समझा दिया। अगली लाइन पढ़ते हैं, पहली लाइन में इतना टाइम लगा दिया। आगे, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने ना 5-5 मार्बल्स खो दिए, यानी जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए, जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए। अब देखो कितने केयरलेस बंदे हैं, तुम अपनी कोई चीज ऐसे मत खोना, ठीक है। अब देखो जॉन ने अपने 5 मार्बल खो दिए, यानी जॉन के पास x मार्बल थे तो उसके पास रह गए x माइनस 5 मार्बल, ठीक है। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे, तो अब जीवंती के पास कितने रह जाएंगे, ये देखो। अब जॉन के पास कितने रह गए, x माइनस 5 मार्बल। जीवंती के पास कितने रह जाएंगे, जीवंती के पास थे 45 माइनस x, उसमें से 5 को माइनस कर दो, कितना हो गया 45 में से 5 गए, कितने बचे 40, और ये माइनस का x तो साथ में चल ही रहा था, तो 40 माइनस x मार्बल्स जीवंती के पास बचे, जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स बच गए। यानी अब जॉन के पास कितने मार्बल हो गए x माइनस 5। जीवंती के पास कितने हो गए 45 नहीं बल्कि 40 माइनस x। कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, इजी। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे खुद भी बढ़ते जा रहे हैं आगे। चलो यार, अगली लाइन पे क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी अब इनके पास जो मार्बल्स बच गए हैं, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, तो वो कितना बचेगा 124। करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। मैंने x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 40 माइनस x के साथ, और वो कितनी है 124 है, ठीक है। इतना ही लिखा था ना इन्होंने। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, कर लेते हैं। अभी क्या जा रहा है सॉल्व करने में, तो सबसे पहले इस x को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 40x। फिर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया x का स्क्वायर, और ये x प्लस का, ये x माइनस का। और जब भी प्लस और माइनस की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है, माइनस जीतता है। लग गई मेरे, तो माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 इंटू 40 कितना हो गया, कितना होता है भाई 200। तो ये हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये हो गया माइनस का 200। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, कितना हो गया 5 का x, 5x। और यहां 5 के आगे माइनस का साइन, x के आगे भी माइनस का साइन। माइनस और माइनस जब आपस में भिड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। नेगेटिविटी और नेगेटिविटी आपस में टकराती है तो आती है पॉजिटिविटी। तो यहां पर यह बन गया प्लस का 5x, और इधर तो 124 था ही। मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ आ गया, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखा प्लस माइनस का। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, या गंदा सा लग रहा है लिखा हुआ। तो देखो यार, प्लस का 5x है, प्लस का ही 40x है, तो ये हो गया 45x। उसके बाद x स्क्वायर के आगे माइनस लगा है, तो ये माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का 45x था ही। ये आ गया माइनस का 200, और इधर जो 124 इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस का था, वो इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। सो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेता हूं, प्लस 45x भी एज इट इज ही लिख लेता हूं। अब देखो, जब भी कोई दो नंबर्स के आगे माइनस का साइन होता है तो वो दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करके लिखते हैं, और फिर उनके आगे जो साइन आता है ना, बस वो नेगेटिव का होता है।
तो जैसे इसके आगे भी नेगेटिव, इसके आगे भी नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दो। 200 प्लस 124 कितना हो गया? 324। तो यह आएगा माइनस का 324, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस होंगे पर निशान आएगा, साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइड नहीं चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर पहला नंबर पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, अगर हमें पूरी इक्वेशन में किसी एक नंबर के भी साइन को चेंज करना है ना, तो एक के चेंज होने से सारे ही चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे इस नेगेटिव को प्लस बनाना है ना, तो ये प्लस नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई। मतलब तुम लोगों ने एक पूरी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। अरे कर दिया भाई, बहुत आसान था। कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा, क्योंकि मुश्किल था ही नहीं, कुछ मुश्किल नहीं था। जॉन के पास एक्स मार्बल थे, हमने माना। जीवंती के पास वाई मार्बल थे। दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल थे। तो जीवंती के पास आ गए 45 माइनस एक्स मार्बल। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। खोने के बाद इसके पास बचा एक्स माइनस 5, क्योंकि 5 बीच में से माइनस कर दो, खो दिए ना। इसके पास भी माइनस 5 करके 40 माइनस एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कहते हैं 124 बनेगा। हमने लिख दिया और बस सॉल्व करके आंसर आ गया। कुछ किया, क्वेश्चन में ही आंसर था। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया हम तो बस करते चले गए, आंसर आ गया। कुछ मुश्किल था ही नहीं। चलो यार, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब उस एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि अगर तुम्हें कोई एक इक्वेशन दी हो गंदी सी, और पूछा जाए कि बताओ इक्वेशन देख के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो तुम बड़े आराम से बता दोगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो यार, अब अगली एग्जांपल से ये समझते हैं कि अगर तुम्हें चेक करना हो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो कैसे करोगे। देखो, तुम्हें सबसे पहले ना ये इक्वेशन दी है और पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे पता करोगे? डरने का नहीं है, मेरे से पढ़ रहे हो तुम, डरना नहीं है, सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो भाई। देखो कैसे सॉल्व करोगे। x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स वन जा या x इंटू 1 कितना हो गया? x हो गया, प्लस x प्लस ये वाला 8 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करो -2 से कितना हो गया? -2x। 2 को मल्टीप्लाई करो x से कितना हो गया? प्लस का 2x। फिर 2 को मल्टीप्लाई करो -2 से कितना हो गया? माइनस का 4। ठीक है, अब ये माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसल हो गया। और एक और चीज यहां पे ये देखो, चलो एक तरफ लेके आते हैं सबको। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 तो इधर था ही, प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 इज इक्वल टू के इधर आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 बचा। ये दोनों तो कट ही गए। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसल। अब यहां पर बचा x प्लस 8 और 4 कितना होता है भाई साहब? 12 होता है ना। 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो आई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी डिग्री 2 नहीं है भाई साहब। ये जो इक्वेशन है इस पे x की वैल्यू 1 है, और सबसे बड़ी पावर यही है क्योंकि एक ही x है यहां पे, और उसके ऊपर पावर 1 है, 2 नहीं है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बुक वाले अंकल एग्जाम्पल देके झूठ बोल रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, हमसे गद्दारी कर रहे हैं। यहां पर 2 डिग्री आनी चाहिए थी पर 1 आ रही है, तो ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, हमने इन्हें पकड़ लिया। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। देखो यार, यहां पर है x प्लस 2 के पूरे की पावर 3, जिसको हम बोलते हैं x प्लस 2 द होल क्यूब। उसके बाद है x क्यूब माइनस 4। अब सर ये तो क्यूब लगा, हम तो डर गए देख के। क्यों डर रहे हो भाई? मैं हूं ना। चलो, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ और इसे खोलो। अब अगर किसी ने बोला ना a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, भाई घर में आके ना फॉर्मूला बता के जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, क्या बोला मैंने? सीधा कर दे। सबसे पहले इसको a मान लो, इसको b मान लो। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3 a की जगह पे x, a स्क्वायर b 2
प्लस 3a यानी x, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में b का क्यूब, 2 का क्यूब, किसी भी चीज का क्यूब होने का मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, चलो 8 इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। अब इधर आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा आ गया 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा आ गया 12 एक्स प्लस 8, एक्स क्यूब इधर प्लस का इधर आके माइनस का 4 था इधर आके प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब खत्म, यहां पे क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस का 12x और ये प्लस का 8 और प्लस का ही 4, यानी 8 और 4 को प्लस करो 12 प्लस का इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब तो कट गए। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो डिग्री 2 है बन गई। तो फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पर हमें लगा था कि शायद ये सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, पर बनी नहीं। और सेकंड वाले में हमें लग रहा था कि ये तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती, पावर 3 है, पर ये तो क्वाड्रेटिक निकली। तो यानी कि कभी भी किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड डोंट जज एनी पर्सन बाय हिज और हर फेस। तो मैं सीख भी मिलती है मैथ पढ़ते के साथ साथ। देखो तभी कहता हूं एवीएम स्टडी हब से पढ़ा करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एवीएम स्टडी हब को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारे हमने चैप्टर करवा रखे हैं और इसी तरह से मजे से करवाए हैं। तो चलो ये भी खत्म हो गया, ये भी पता चल गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाएंगे जो शायद तुम्हारे लिए थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते हैं, पर हम उन्हें मुश्किल रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम है तुम्हें सब कुछ करवाना, सारी चीजें समझाना, एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाना और बस मजे करवाना। चलो नोट करो। तो यार तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 का कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो सारे बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार देखना, करके देखना। नहीं कोई क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। पर फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मुझे पता है कि तुमसे शायद अड़ जाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं करवाऊंगा और फिर वो भी तुम बड़ी आराम से कर पाओगे। देखो यार, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वेश्चन कहता है, तुम्हारे सामने भी आ रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मा हैं वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो समझ लेते हैं कि रोहन की जो एज है वो x है, तो रोहन की जो मम्मा की एज होगी या मदर्स एज होगी वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं तो वो x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, x रोहन की एज है और इसमें 26 ऐड कर देंगे, यानी इससे 26 साल बड़ी हैं उसकी मम्मा, प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कहते अब से 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 360। तो अब से कितने 3 साल बाद, तो रोहन अब से 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब से 3 साल बाद जो रोहन है वो हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स का, और रोहन की जो मदर हैं वो कितने साल की हो जाएंगी भाई बताओ, वो हो जाएंगी ये x प्लस 26 के अंदर प्लस 3 कर दो, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स है ना। और फिर ये जो x प्लस 3 और x प्लस 29 3 साल बाद इनकी एज आई है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 तो वो निकल के आएगा 360, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, वट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, और हमें रोहन की अभी की प्रेजेंट एज बतानी है कि क्या होगी। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमने अभी ना ये नहीं सीखना कि कैलकुलेट कैसे करें, x की वैल्यू क्या होगी। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो कैसे पता करें कि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है।
ठीक है, तो हमने वो देखा। अब यहां पर इतनी कंडीशन आने के बाद, अब ये तो हमारी जानी पहचानी कंडीशन ही आ गई। इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बताई हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके हैं। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इज इक्वल टू समथिंग होता है, तो बस इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आराम से आ जाएगी। इतनी चीज तो मैं तुम पे छोड़ ही सकता हूं, इतना तो तुम कर ही लोगे। तो ये तो आसान है, इसकी तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वर्ड प्रॉब्लम से कैसे बना सकते हो। अब मैं इतनी वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जहां पे अटकते हैं ना, वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं। वो सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में इतना नहीं अटकते, यहां ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कहते हैं कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी कि स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, एक ही स्पीड पे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहते हैं अगर ट्रेन की जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसे वही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो सबसे पहले इतना लिखते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर करनी है ना, सॉल्यूशन यहां से नहीं शुरू करना, यहां तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन यहां से शुरू करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर करनी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि अभी जितना टाइम लगेगा इस 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो कितना होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने x मान ली। तो टाइम क्या होगा हमारे पास, क्योंकि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वहीं से अगर मेरे को टाइम निकालना हो तो वो आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो 480 बाय x आवर्स इसका टाइम निकलेगा कि इतना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, तो ये आ गया 480 बाय x आर। अब उन्होंने कहा कि हमने इसकी जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, यानी कि इस बार जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो टाइम लगेगा 3 घंटे ज्यादा। यानी कि अगर पहले इतना टाइम लग रहा था तो इस बार जो नया वाला टाइम है वो कितना लगेगा, वो लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 आवर्स। अब इतना टाइम लगेगा 3 घंटे ज्यादा, यानी +3, पहले से 3 घंटे ज्यादा। अब इतना टाइम लगने वाला है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड निकालनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला, यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है 480 इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई इस बार 8 किलोमीटर कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी पहले x थी वो हो गई x-8, और जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 3 घंटे ज्यादा, यानी ये 480 बाय x प्लस 3, ये वाला 3 घंटे ज्यादा, और ये दो ब्रैकेट आ गए मल्टीप्लाई वाले और इज इक्वल टू में इतना, ये हो गई हमारी सॉल्व करके आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना जानना तुम्हारे लिए जरूरी था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंचने तक की जो कंडीशन है यहां तक कैसे पहुंचना है, मैंने पहुंचा दिया। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तुम्हारा काम है। तो फिलहाल एक्सरसाइज 4.1 और उससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे डन होते हैं, क्योंकि यार देखो इस वन शॉट वीडियो का जो मेरा मेन मकसद है ना वो ये नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन A to Z करके बताऊं। मेरा मकसद ये है कि तुम्हें मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट समझाऊं, ताकि तुम्हारे सामने अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम बड़े आराम से कर लो। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारी NCERT बुक में वो तुम्हें खुद अपने हाथ से सॉल्व करके देखने हैं।
क्योंकि उन्हें कैसे करना है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, बस करने का काम तुम्हारा है। अगर कोई क्वेश्चन अटकता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उस क्वेश्चन का नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर, जो मर्जी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। वो उसके जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो मैं अगली वीडियो में ले आऊंगा, कोई टेंशन नहीं। बस अभी फिलहाल के लिए इतना नोट करो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक्सरसाइज 4.2 वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर 4.2 की एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो मुझे लगता है शायद तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहां पर सिर्फ यही कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जिनको समझने में मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें दिक्कत हो सकती थी, पर अब नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलो यार, अब हम देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हों तो अब तुम्हें उसे सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करके उसके x की वैल्यू कैसे निकालनी है, या कहूं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। अब हम ये देख लेते हैं। यार देखो, ये भी बड़ा आसान है। अगर तुमने पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर कर रखा है ना, चैप्टर नंबर 2, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है उससे। पॉलिनोमियल चैप्टर में जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड याद है, बस वही करना है। अगर नहीं याद तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 2 और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 कितना होता है 6, साइड में लिखो रफ वर्क में, ठीक है, रफ वर्क 6 आ गया। और जो बीच में x के साथ जो कोएफिशिएंट है कौन सा है, -5 -5। अब कोई भी दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, प्लस या माइनस करने पे -5 आए, ठीक है। तो ऐसे जो दो नंबर हैं वो हैं 3 और 2, 3 और 2। कैसे? क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और इसमें अगर मैं -3 प्लस 2 करूंगा तो -5 भी आएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीज है, हमें यही करना है। क्योंकि यहां पर देखो ना, 3 में से 2 गए, सॉरी दोनों माइनस आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, -3 -2। क्योंकि हमें पता है ना, जब भी दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन होता है तो वो दोनों प्लस होते हैं, निशान आता है नेगेटिव का, तो -5 दोनों के आगे माइनस साइन लगा के आ जाएगा। सो 3 और 2 यानी -3 -2, ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आएगा और ऐसे माइनस करने पर -5 आएगा। क्लियर? दोबारा बताऊं, दोबारा सुनो। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करो, एक जगह लिखो। x का कोएफिशिएंट है -5, उसको एक जगह लिखो। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जैसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे -5 आए। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आना था, और वहीं 3 और 2 के आगे अगर मैं दोनों के आगे माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये प्लस होगा, निशान नेगेटिव का आके -5 आएगा। और तो और अगर यहां पर भी -3 -2 होंगे तब भी 6 ही आएगा। कैसे? क्योंकि 3 2 आ गया 6, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होने पर कट जाता है, ठीक है। चलो अब बस करना क्या है, 2x² लिखा, और ये जो बीच में अपना -5x था इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -3x -2x, -3x -2x ये वाला, और ये +3 तो एज इट इज है, इज इक्वल टू 0। बस जहां मैंने ये सर्कल कह रहा हूं, स्क्वायर करा है ना या रेक्टेंगल किया है, जो भी किया है, बस इसके अंदर चेंज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब यही है, बीच वाली टर्म, मिड वाली टर्म को स्प्लिट करो, तोड़ो। तो वो मैंने तोड़ दिया। अब देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर से x कॉमन आ रहा है, दोनों में ले लिया, मतलब दोनों में जो सेम है। अब ये 2 एज इट इज, x² यानी x है 2, एक x तो कॉमन ले लिया बाहर, एक बचेगा, -3 बचेगा, x तो बाहर आ गया। उसके बाद यहां से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा, -1 कॉमन लेने पे पता क्या होता है, अंदर ये जो चीज़ें बची हुई हैं ना, इनका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। -2x हो जाएगा +2x, +3 हो जाएगा -3, इज इक्वल टू 0। और जब ऐसे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए ना, 2x -3 2x -3, तो समझ जाना कि तुम सही राह पे चल रहे हो, तुम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर रहे हो, कोई गलती नहीं हो रही है। पर हाँ, अगर ब्रैकेट अलग अलग आ गई ना यहाँ पर, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ हो रही है। 2x -3, अब ये जो 2x -3 दो बार आ रहे हैं ना ब्रैकेट, उनको सिर्फ एक बार लिखना है, और एक और ब्रैकेट बना के उसमें बाहर की बची हुई चीज़ें लिख दो। ये x बचा है और -1 बचा है, लिख दो x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ना इतनी चीज़ निकल के आ गई, 2x -3 इंटू x -1।
अब कई महान बच्चे क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अबे क्या कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तुम्हें यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी भाई, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए बस क्या करो कि सबसे पहले तो ऐसे बीच में खींचो एक लाइन, और फिर ये 2x - 3 इज इक्वल टू 0 को अलग करो, और ये x - 1 इज इक्वल टू 0 को अलग करो। यहां से x की वैल्यू निकालो। सो यहां पे इस -3 को इज इक्वल टू को इधर भेजा, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के इधर भेजा, डिवाइड हो जाएगा 3/2। एक x की वैल्यू 3/2 आई। दूसरी यहां से -1 को इधर भेजा, x इज इक्वल टू 1 आया। सो x की दो वैल्यू आई यहां पे, एक आई 1, एक आई 3/2, और ये जो 2x की वैल्यूज आई है ना, यही तुम्हारा आंसर है। अरे हो गया, बहुत इजी था, कुछ नहीं किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया है, x की वैल्यूज निकाली हैं, और जो वैल्यूज आई हैं वही है इसके सॉल्यूशन। बात खत्म, खल्लास, एकदम एंड, गल बात। चलो रिपीट करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 6 आया। -5 को एफिशिएंट है, उसको लिखा। दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने पर 6, प्लस या माइनस करने पर ये 3 और 2 यानी -3 और -2 मिले हमें। इसको मैंने -3 - 2 में स्प्लिट कर दिया, जो कॉमन आया वो लिया, और कॉमन आने पे दो ब्रैकेट सेम आए, उसको एक बार लिखा, बाहर बची चीज़ों को अलग ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू 0। दोनों से x की दो वैल्यूज निकल के आई, जो कि हमारे सॉल्यूशन है। इजी पीजी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा सारी चीज़ें। एक और एग्जाम्पल करूंगा, प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर अगर ये तुमने बोला ना नहीं आता, तो भाई तुम्हारे घर आके फिर से समझा के जाऊंगा। देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रफ वर्क। हाँ, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया। x का कोएफिशिएंट माइनस का 2√6 आया। अब दो ऐसे नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे 2√6 आए। अब ये कैसे करेंगे सर? देखो यार, जब भी हम सेम रूट वाले नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। क्या बोला सर? दिमाग के ऊपर से निकल गया, बाउंसर हो गया। अरे रुको, देखो, अगर मैं यहां पे √6 में प्लस करूंगा √6 को, तो वो 2√6 आएगा, क्योंकि एक बार √6, दूसरी बार √6, प्लस करके आएगा 2√6। हो गया। वहीं अगर मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 भी आता है। तो मैं पता है, जब भी किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो ना, तो उसके अंदर वाला ये जो नंबर होता है ना, ये उसी के बराबर होता है। सॉरी सर, आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा? अरे हाँ। अगर सर मैं √4 को √4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 4 आएगा? अरे हाँ भाई हाँ। सर अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 5 आएगा? अरे बिल्कुल हाँ भाई हाँ। तुम एक सेम नंबर को, मतलब एक सेम नंबर के रूट को बार बार मल्टीप्लाई करोगे, वही नंबर आएगा। तो यहां पर √6 और √6 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, प्लस या माइनस करने पे, सॉरी प्लस करने पे 2√6 आ रहा है। तो बस इसको अपन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। पेपर में ऐसे डब्बा मत बनाना इस पे, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, और कहीं पेपर में भी ऐसे ऐसे बना के आ जाओ, वहां पर एग्जामिनर भी फिर देगा ये लो। समझ गए ना क्या है ये? और ये अपने एवीएमियंस का नहीं आना चाहिए। एवीएम स्टडी के स्टूडेंट को मैं एवीएमियंस कहता हूं। चलो यार, 3x², अब इसको इन दोनों में बांट दो। अच्छा, माइनस का 2√6 चाहिए ना भाई, माइनस का चाहिए, तो इन दोनों के आगे माइनस लगाओ। फिर जैसा हमने इधर किया था वैसा ही हमने इधर किया, तो ये माइनस का 2√6 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस होके प्लस, निशान माइनस का। सो यहाँ माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, अंदर बचा 3x माइनस √6, माइनस का 1 कॉमन लिया, बचा √6x माइनस सॉरी, ये क्या हुआ, 3x माइनस √6। अच्छा, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ओके, एक और चीज कॉमन आ रही है। हमने कॉमन लेने में थोड़ी सी गलती करी, क्योंकि देखो यार,
√6 क्या होता है अपना, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, है ना, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और जो 3 है वो किसके बराबर होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, मैंने अभी बताया ना, सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। एंड जो 2 है वो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इसके बराबर आ रहा है। तो अब कॉमन लेते हुए इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब क्या सर समझ नहीं आया, अभी कुछ बच्चे ऐसे सिर खुजा रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे रुको बताता हूं, देखो यहां पर ना 3 हमने x² और x में से एक x तो कॉमन ले लिया था, पर हमने 3 और √6 में से कॉमन निकाला ही नहीं, क्योंकि देखो 3 जो है ना उसमें भी √3 आ रहा है, और जो √6 है ना उसमें भी एक √3 आ रहा है, तो हमने √3 तो कॉमन ही नहीं लिया, तो एक और √3 भी तो कॉमन लेना है इनमें से। तो यहां 3 में से एक √3 तो आ गया बाहर, तो क्या बचा, एक √3 और बचा, √3। x² में से एक x आ गया बाहर, एक x इसके साथ बचेगा, माइनस √6 में से एक √3 बाहर आ गया, तो क्या बचा, √2, और ये x तो बाहर आ ही गया, माइनस का 1 ले लिया कॉमन। 1 क्यों लेना है, अब यहां भी कॉमन है, देखो √6 में √2 आ रहा है और 2 में भी √2 आ रहा है, तो यानी अगर मैं यहां पे √2 कॉमन ले लूं तो इसमें बचेगा √3x, और इस बार x कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस बार 2 के पास x नहीं था, प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का एक √2 तो बाहर कॉमन आ गया, एक अंदर बचेगा। जो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, और अगर अभी भी नहीं आया तो प्लीज वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देखना। देखो जब हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, करने के बाद हमें ये 2 नंबर और इन 2 नंबर्स में से कॉमन चीजें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन या एक जैसा आ रहा है, देखो x² और x, यानी दोनों के पास एक x तो है तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। 3 में से और √6 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अब देखो 3 में भी √3 आता है, √6 में भी √3 आता है, तो मैंने √3 को भी साथ में कॉमन निकाल लिया। √3 और x को कॉमन निकालने के बाद इनके अंदर क्या क्या बचा हमने वो लिखा, क्योंकि 3 में से एक √3x बाहर आ गया है ना, तो दूसरा वाला 3 में 2 √3x होते हैं, एक बाहर आ गया तो दूसरे वाला बचा हुआ मैंने यहां लिख दिया। x² में से ये 2x है, x² मतलब 2x है, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा हुआ यहां लिख दिया, माइनस का साइन यही वाला, और √6 में से अगर √3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, √6 में से √3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ √2 बचा, वो √2 मैंने यहां लिख दिया। ऐसे ही फर्दर मैंने इन दोनों में से -√2 को कॉमन लिया और बची हुई चीजें लिख दी, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं ये चीज समझाऊंगा, वीडियो को रिवाइंड कर लो मेरा गला वैसे खराब हो रहा है अब। चलो अब देखो 3x, यहां पर अब फिर से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा रुको, साइन तो चेंज करना था ना। जब भी यहां पर हम नेगेटिव का साइन लेते हैं ना कॉमन लेते हुए, तो कॉमन लेने के बाद नेगेटिव का साइन अगर कॉमन लिया जाए साथ में, तो होता क्या है कि अंदर वाली चीजों के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने माइनस का √2 कॉमन लिया, तो ये माइनस के √6x में से कॉमन लेने के बाद ये प्लस का √3x बचा, प्लस का 2 में माइनस का √2 बचा। जैसे फिर से सुनो, -1 जब मैंने यहां कॉमन लिया है ना, तो यहां पर 2x प्लस का 2x हो गया माइनस वाला, और ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। वैसे यहां पर जो √6x में से √2 कॉमन लेके √3x बचा, वो इसके हिसाब से नेगेटिव का आना चाहिए था, पर वो आया पॉजिटिव का, क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है। फिर वैसे ही 2 जो पॉजिटिव का था उसमें से √2 बाहर निकाल के एक √2 बचा, जो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव का आया, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन लिया हुआ है, ठीक। चलो अब यहां पर √3x - √2, √3x - √2 ब्रैकेट सेम है, तो बस √3x - √2 वाले ब्रैकेट को एक जगह लिख लो, बचा साथ में √3x - √2, जो बाहर यही बचा हुआ है √3x - √2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगा और दोनों में √3x - √2 इज इक्वल टू 0 को अलग किया, इधर वाला ब्रैकेट भी सेम ही है, -√2 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट तो सेम है, मतलब दोनों से x की वैल्यू भी सेम आएगी। क्या हुआ, x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, इधर से भी सेम ही आंसर आएगा, मतलब इसके सॉल्यूशन ये वाले हैं, दोनों ही सेम है।
यानी यहाँ पर सॉल्यूशन था 1 और 3/2। यहाँ पर सॉल्यूशन है √2 बाय √3 एंड √2 बाय √3, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन सेम है तो दोनों सॉल्यूशन ये है। इसको तुम एक और तरीके से भी लिख सकते हो। तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, पूरा इतना बड़ा रूट डाल के √2/3। ऐसे ही अगर दोनों में ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ही हो ना तो तुम ऐसे लिख सकते हो √2/3। इजी। मुझे पता है कि इसमें तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर हुई होगी, पर हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं ये तुम्हें यहाँ नहीं करवाता तो खुद से तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला था। ये थोड़ा सा टिपिकल तुम्हारे लिए हो सकता है। देखो, सबसे पहले इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने वाला चीज़ तो आसान है, कॉमन लेने वाली चीज़ में दिक्कत हो सकती है। अगर होगी तो सिर्फ उसमें कॉमन लेते हुए ना तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि दोनों चीज़ों में, मतलब दो जो नंबर्स हैं ये वाले और ये वाले, जो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम आ रही हैं। एक तो x सेम आ रहा है और √6 और 3 में से √3 सेम आ रहा है। और सेम लेने के बाद क्या क्या चीज़ें बच गई, वो बची हुई चीज़ें तुम्हें ब्रैकेट में लिखनी होती हैं। तभी मैंने वो अलग से लिखा भी है कि तुम देखो कि हमने अगर √3 कॉमन लिया तो फिर उसके बाद 3 में से क्या बचा और √6 में से √3 कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा, तुम्हें सीधा दिख रहा है और वही तुम्हें यहाँ पे लिख देना है। और नेगेटिव साइन कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट में आई चीज़ें जितनी भी हैं उनका साइन यहाँ से चेंज हो जाता है। ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से तुम इसके सॉल्यूशन निकालोगे, यानी x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, उसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली इसी तरह से। चलो सो आगे हमने लिया है एक वर्ड प्रॉब्लम, तुम्हारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं देख चुका हूं, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड तुम्हें समझाया उससे क्वेश्चन नंबर जो 1 है और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं में ये चीज़ें लग के से सॉल्व करना है। बाकी जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स में से सिर्फ यही एक वर्ड प्रॉब्लम है जो मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ा अटका सकती है, तो मैं लेकर आ गया। तुम्हें लग रहा होगा मेरा गला बैठ गया है, पर यार देखो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चैप्टर तो पूरा करवा के रहूँगा, सारे कॉन्सेप्ट समझा के रहूँगा तुम्हें, क्योंकि बोर्ड सर पर है और मुझे पता है तुम लोगों ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं होगा। तो मैं जब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं करवा देता, तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट नहीं करवा देता, आराम से नहीं बैठूंगा। चलो फिलहाल तुम्हारे सामने भी आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6, मेरे सामने भी आ रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन या पोट्री आर्टिकल्स वगैरह एक दिन में कुछ बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी एक दिन ना वहां पर जितने भी आर्टिकल्स वहां पर उन्होंने प्रोड्यूस करे उसका ट्वाइस या दुगना करके उसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो वो उस हर एक आर्टिकल या हर एक मटके की या जो भी पॉटरी की वो बनाते हैं उसकी कॉस्ट है। इतना वो कह रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस करे गए, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो कितने हैं, x मान लेते हैं, यानी x नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस करे गए। और वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, ये जो x जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन हुए उसका ट्वाइस करके उसमें 3 ज्यादा कर दो, तो इतने रुपीस जो है वो एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए सबकी अगर कॉस्ट मिला दी जाए तो वो टोटल है 90, यानी कि टोटल कॉस्ट जो उस दिन आई सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने में वो है 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपए।
और हमसे पूछा जा रहा है कि एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालो और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालो, यानी कि वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो क्या होगी और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब ये 2x + 3 की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीजें निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है। अभी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं इससे मैं कैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। देखो, एक तो x गिवन है जो कि है उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक है 2x + 3 की एक आर्टिकल कितने रुपए का है, उसकी कॉस्ट कितनी है वो, और टोटल उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनके टोटल मिला के कॉस्ट कितनी आई, 90 रुपए। देखो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो कि तुम बड़े ही खुश होते हुए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पेन लेने गए एक स्टेशनरी शॉप से, और वो पेन क्या हुआ, तुमने 2 पेन लिए, एक पेन की कॉस्ट थी 10 रुपए, तो दोनों पेन तुम्हें कितने के पड़े, 20 रुपीज के। यानी कि तुमने कितने नंबर ऑफ पेन लिए, कितने तुमने नंबर ऑफ पेन लिए, 2। एक पेन की कॉस्ट कितनी थी, यानी कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितनी थी, 10। और फिर टोटल कॉस्ट तुम्हें कितनी पड़ी, 20। बस समझ गए, समझ गए, समझ गए। जो समझ गए ऐसे ताली करो, हाई फाइव, हाई फाइव, ये। और जो नहीं समझे समझ लो, इधर मैं वो टीचर नहीं हूं जो तुम्हें नालायक बोलूंगा, जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें कुछ आता नहीं है, जो मैं कहूंगा तुम किसी काम के नहीं हो। मैं ऐसा टीचर हूं ही नहीं, ठीक है। मैं कभी ऐसा तुम्हें बोलूंगा ही नहीं कि तुम्हें आता क्यों नहीं है, इतने बड़े हो गए तुम्हें तब भी नहीं आता, ये मैं तुम्हें बोलूंगा ही नहीं। मैं तो सीधा तुम्हें बताऊंगा यार, आंसर बताऊंगा। इतनी गुस्सा मत हो यार। देखो, मैं तुम्हें सीधा आंसर बताने वाला हूं। इसको ही रेस करते हैं कि चलो चलो तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये भी लिखा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ पेन कितने थे, 2। नंबर ऑफ आर्टिकल यहां कितने हैं, x, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितनी है, 10। यहां कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 2x + 3। टोटल कॉस्ट कितनी है यहां पे, 20। यहां कितनी है, 90। समझ गए आप? तो समझ गए। अभी भी नहीं समझे तो मैं बताता हूं ना यार, मैंने कब मना किया, मैंने मना किया नहीं ना। तो 2x² मल्टीप्लाई करा x × 3, 3x, 90 को इधर लेके आओ, -90 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर 15x में से 12x को माइनस करूंगा, हो गया स्प्लिट। इन दोनों में से चीजें कॉमन ले लो, इन दोनों में से चीजें कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स बनाओ। ब्रैकेट्स बनाने के बाद x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी। 0 नहीं आएंगी, इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी। 2 वैल्यूज आएंगी ना x की। जब तुम इसमें से कॉमन लेकर सॉल्व करोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी। और हां, इसमें एक वैल्यू आएगी नेगेटिव बटे में, जो कि तुम्हें रिजेक्ट करनी है, और एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अच्छी वैल्यू, जो कि तुम्हें लेनी है, जो कि होने वाली है 6। तो x की यहां पे 6 वैल्यू आने वाली है। अब देखो, इसमें ना चीजें कॉमन लेकर वो 2 ब्रैकेट्स बनाना मिडिल टर्म स्प्लिट से जो हम करते हैं, जो मैंने इससे पहले भी करा, वो मैं तुम पर छोड़ता हूं थोड़ा सा, और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू 6 आने वाली है। एक जो दूसरी वैल्यू आएगी इसके अलावा, उसे तुम्हें रिजेक्ट करना है क्योंकि वो वैल्यू गलत होने वाली है। तो 6 वैल्यू आ गई यहां पर। इसके बाद जब वैल्यू 6 आ जाए तो अब x की वैल्यू निकल गई है, तो यहां पर ये निकल गया 6। दूसरा ये पूछा था, इसके लिए क्या करो, x की जगह 6 भरो, +3, 2 6 = 12 + 3 = 15। यानी कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट, या एक आर्टिकल बनाने की कॉस्ट है ₹15। और उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वो थे 6, यानी उस दिन 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। सिंपल। सो जो x था उसकी वैल्यू आ गई यहां पे 6, और इसकी वैल्यू आ गई यहां पे 15 रुपए। 6 आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, 15 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तभी तो 90 रुपए टोटल हुए। तो इसी के साथ 4.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि तुम्हें शायद थोड़े अटका सकते थे, वो भी डन होते हैं। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्ट्स को, उससे जुड़े थोड़े बहुत क्वेश्चंस को। चलो नोट करो।
तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट लेवल पे, सेकंड लास्ट पड़ाव पे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वी विल बी थ्रू दिस चैप्टर। तो यार नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं। अब देखो यार, सॉल्यूशंस जो तुम निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो x की वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, या जो सॉल्यूशंस है, उसी को कहते हैं रूट्स भी कह देते हैं। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। रूट्स के भी अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला तो होता है कि दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दोनों रूट्स अलग अलग आए। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल करी थी, एक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके दो रूट आए थे 1 और 3/2, तो ये दोनों अलग अलग रूट थे और रियल थे। रियल मतलब रियल नंबर थे। और उसके बाद दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे या फिर दोनों बराबर रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। जैसा कि हमने एग्जांपल करी थी पहले, एक एग्जांपल करी थी जिसमें 1 और 3/2 दो रूट आए थे, ये थे डिस्टिंक्ट रियल रूट की एग्जांपल। एक और एग्जांपल करी थी जिसमें दोनों रूट सेम आए थे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, याद आया, दोनों रूट सेम थे, तो ये उसकी एग्जांपल में। और एक और प्रकार होता है जिसमें कोई रूट होता ही नहीं है, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स किसी में भी होते ही नहीं हैं। ये होता है तीसरा नेचर ऑफ रूट। अब कैसे पता करेंगे इक्वेशन को देखकर कि ये इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कौन से हैं? या दोनों डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, या दोनों इक्वल हैं, रियल हैं, या फिर उनका कोई रियल रूट है ही नहीं? कैसे पता करोगे? अब देखो, उसके लिए ना एक और फॉर्मूला जानना जरूरी है। पहले तो रूट निकालने का एक मेथड हमने देखा, मिडल टर्म स्प्लिट वाला। एक और है, वो एक फॉर्मूला मेथड है। इसमें क्या होता है, तुम्हें x की जो वैल्यू निकालनी होती है ना, उसको निकालने के लिए निकाला जाता है ऐसे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है वो फॉर्मूला। अब कई बच्चे ऐसे सिर खुजा रहे होंगे, सर ये b क्या है, a क्या है, c क्या है? बताता हूं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये वही a, b और c है, ठीक है। जैसे अगर मैंने इक्वेशन ले ली 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे a के बराबर लिखा हुआ है, x² का कोएफिशिएंट। ये 4 जो है यहाँ पे b की जगह पे लिखा हुआ है, और ये जो 6 है ये c की जगह पे लिखा हुआ है। तो यही होते हैं a b c, और वही a b c यहाँ पे भरना है, x की वैल्यू आनी है। अब इसमें से ना डिस्क्रिमिनेंट वाला जो एक चीज है हमें वो निकालनी है, और उस डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है। सबसे पहले तो सर आप ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या है। देखो यार, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर b² - 4ac, स्क्वायर रूट के बिना सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जगह b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac बस। और इसकी वैल्यू अगर हमारी 0 आ जाती है तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं ये है कैटेगरी 1 जिसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ये कैटेगरी 2 जिसमें 2 इक्वल रियल रूट है, और ये कैटेगरी 3 जिसमें रियल रूट है ही नहीं। तो अगर तो ये b² - 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये वो सेकेंड वाली कैटेगरी आती है। ये मैं इसको सेकेंड इक्वेशन नहीं मान रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि ये इस सेकेंड वाली कैटेगरी में आता है जहां पे रूट बराबर हों। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो मतलब दोनों रूट्स बराबर होने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम किसी भी इक्वेशन का निकालते हैं, हम एग्जांपल से भी समझेंगे, टेंशन मत लो। और अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू आती है यानी पॉजिटिव आती है तो मतलब कि वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे अलग अलग। और अगर ये 0 से छोटी आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो रियल रूट होगा ही नहीं उसका कोई, ठीक है। अब हम इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दिया 2x² - 4x + 3, और तुम्हें कहा जा रहा है कि इसका सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो क्या होगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले तो क्या होगा। और तुमसे यह भी पूछा जा रहा है इस एग्जांपल में कि डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ ये भी बताओ कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होने वाला है, इसका नेचर ऑफ रूट क्या होने वाला है, ठीक है।
तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b की जगह पे क्या है, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। यहाँ x का कोएफिशिएंट है ये, जो कि है माइनस का 4। तो यहाँ b की जगह पे क्या है, माइनस का 4। बाकी भी लिख लेते हैं। a की जगह यहाँ पे क्या है 2, c की जगह यहाँ पे क्या है 3। तो अब यहाँ पर b की जगह पे माइनस का 4 है और b का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, c की जगह पे क्या है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे 16 हो गया, माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब 16 में से अगर मैं 24 को निकालूंगा तो ये माइनस का 8 आएगा। और अगर ये माइनस का आया है मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू है, विच इज़ लेस देन 0। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो हमारे पास क्या होता है, 0 से छोटा आने पर ये थर्ड कैटेगरी में जाता है, यानी इसका कोई भी रियल रूट नहीं होने वाला, नो रियल रूट्स। तो ये रही इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये रहा इसका नेचर। इजी। बस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो वहां से ये ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, सी है उसकी कांस्टेंट टर्म। और ये चीजें लिखने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रियल रूट नहीं है, अगर बड़ी आती पॉजिटिव आती तो मतलब इसके दो रियल रूट्स निकलते, और अगर ये 0 आ जाती तो दोनों रूट्स इसके बराबर होते। ठीक, चलो अब हम करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम इसी चीज के ऊपर, और वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, एकदम स्वाहा हो जाएगा। तो चलो यार अभी इतना नोट करो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 के आखिरी सवाल 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या कहता है ये, इज इट पॉसिबल to design a rectangular park of perimeter 80 and an area of 400 मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि बताओ क्या ये पॉसिबल है कि 80 मीटर पेरीमीटर है जिस पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का, और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, उसे डिजाइन किया जा सकता है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें दिया हुआ है पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर पार्क का विच इज 80 मीटर, और उसका एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इनसे कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, यानी कि या तो 2 इक्वल रियल रूट आते हैं या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम ढूंढेंगे, उससे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इफ सो, और कहते हैं अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालो। वो तो निकाल लेंगे, पहले हम ये देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तो यार देखो, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। और अगर मैं यहां पर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ भेजूं तो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये 2 40 ज़ा 80 होता है तो ये 40 के बराबर आ जाएगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 आ जाएगी। और अगर मैं यहां से ब्रेथ की वैल्यू निकाल लूं, लेंथ को इज इक्वल टू के इधर भेज दूं तो ये 40 माइनस एल आ जाएगा। मैं ये यहां तक पहुंच गया। उसके बाद हमने ये पेरीमीटर को पकड़ा यहां पे, अब मैं पकड़ता हूं एरिया को। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दिया है, 400। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे, ब्रेथ किसके बराबर है, 40 माइनस एल, तो मैं ब्रेथ की जगह पे लिख सकता हूं 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। फिर एल को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 40 से, ये हो गया 40 एल, माइनस में एल को मल्टीप्लाई करेंगे एल से ही तो बना एल स्क्वायर। 400 को लेके आएंगे इज इक्वल टू का इस तरफ, ये बना माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सही करके लिख दें, सो ये आ जाएगा माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 40L माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, बस मैंने एल स्क्वायर को पहले ले लिया और बाकी एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं करा, सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट करी है। अब मैं इसके सबके साइन चेंज करूंगा, सबके साइन चेंज कर दूंगा। माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 40L माइनस का 40L, ये माइनस का प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए बन गई। यानी कि अब क्या हुआ,
मैंने पहले पेरीमीटर की वैल्यू निकाली, यहां से मैंने वैल्यू निकाली ब्रेथ की। ब्रेथ की वैल्यू मैंने एरिया में पुट करी, एरिया में ब्रेथ की वैल्यू पुट करके मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, ठीक है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मेरे को इसकी ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। सो यहाँ पे एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, और मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी -40, सी की वैल्यू कितनी 400। सो ए, बी और सी की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, कहाँ निकालूं, यहाँ निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आता है b² - 4ac। b की वैल्यू है -40, सो -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की वैल्यू 400, सो ये आ गया 1600। 40 का स्क्वायर माइनस में 1600 है ये भी, और ये 1600 में से 1600 माइनस होकर 0 बचा। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, मतलब इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होने वाले हैं। इससे अगली चीज लेंथ और ब्रेथ निकालने की बारी आ गई है। कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था ना, बस वो लगाना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये x के नहीं l के बराबर होगा इस बार, क्योंकि यहां पे x की जगह पे l है हर जगह, l², और यहां पे भी l है ना। तो l के बराबर इतना आ गया। अब मैं इसको निकालने के लिए ये चीज यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। सो यहां लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या वैल्यू है b की, ये -40, सो -40 माइनस तो फॉर्मूला में आना था, और b की खुद की वैल्यू भी -40 है तो वो लिखा है, प्लस एंड माइनस √b² - 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, b² - 4ac की वैल्यू आई है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आया ना, तो स्क्वायर रूट में 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1, सो इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म, प्लस का 40 बचा। स्क्वायर रूट 0 का मतलब 0 ही है, तो ये तो अपना पूरा खत्म। नीचे बचा 2 इज इक्वल टू 220 = 40, सो लेंथ आ गया 20 मीटर, लेंथ आ गई 20 मीटर। और ब्रेथ कैसे निकलेगी, ब्रेथ इज इक्वल टू आएगा 40 - l, सो 40 - l की वैल्यू कितनी है 20, सो ब्रेथ की वैल्यू भी 20 मीटर। तो दोनों की वैल्यू 20 और 20 आ गई, सो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी निकल गई। और तो और ये पॉसिबल है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दिया। इसी के साथ इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट होता है भाई साहब, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे की बातें करते हैं। और हाँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मैं पहले बोल रहा हूं, अभी लेक्चर के एंड वाला ज्ञान बचा हुआ है। तो चलो इतना नोट करो, अभी थोड़ी बहुत चीजें नहीं, बस एक चीज और बतानी है जो बची है, इतना नोट करो। वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, मेरे प्यारे एवीएमियंस, अब तुम्हारा कंपटीशन ना सिर्फ अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं है, उस हर स्टूडेंट के साथ है जो ये एग्जाम देने बैठने वाला है। और अब अगर तू मेरा ये लेक्चर देखने के बाद फोन चलाने लग गया, रील्स देखने लग गया, टाइम वेस्ट करने लग गया, तो एक बात याद रखियो कि कोई और स्टूडेंट है कहीं और जो बैठा है और तुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने ड्रीम्स, अपना जो अच्छे मार्क्स और टॉप करने का जो सपना है ना, वो सपना सिर्फ देखना नहीं आता बल्कि जीना भी आता है, और उसे पूरे करने की हिम्मत भी है उसमें। तेरी तरह नहीं है जो कि एक जगह बैठ के सिर्फ फोन चला रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है। रूड लग रहा है, लगना भी चाहिए। और अब जो स्टूडेंट ये कहेगा ना कि मुझे तो बस पास होना है, मैं तो इसीलिए आपका 1 शॉट लेक्चर देखने आया था, ये बात तेरे लिए है भी नहीं, ये बात मैं तेरे लिए कर ही नहीं रहा। तू एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल, ये लेक्चर देख, 1 शॉट वीडियो देख के सीधा पेपर देने जा, जस्ट पास होके या, आई डोंट केयर। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपने उन स्टूडेंट से, अपने उन एवीएमियन से जिन्हें एक्चुअल में अच्छा स्कोर करना है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, तुझसे बात नहीं कर रहा। तू सीधा सीधा लेक्चर देख, नहीं देखना तो भी कोई बात नहीं, जा यहां से। मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और मैंने तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला है कि तुम्हें इस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करके देखना है।
मैंने तुम्हें राह दिखा दी है, कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए वो सब तुम्हें करवा दिया है। अब बाकी काम तुम्हारा है, प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। और अब अगर तुमने प्रैक्टिस में अपना पूरा ध्यान नहीं लगाया, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, अपने हाथ से क्वेश्चंस को करके नहीं देखा, तो मैं गारंटी देता हूं पेपर में तुझसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अरे मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा, बद्दुआ नहीं दे रहा, सच बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है। अगर खुद से सॉल्व करके नहीं देखा, सिर्फ वीडियो देख के चले गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन नहीं बना, मैं तो कह रहा हूं कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। तो इसलिए फोकस, बोर्ड सर पर हैं, बोर्ड्स आने तक रगड़ के अच्छे से पढ़ लो, दिखा दो सबको, किसी से कम नहीं हूं मैं। तो बस यार, अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले चैप्टर की वन शॉट वीडियो के साथ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए बस यार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो भी कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे अगली बार से। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू, गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे, सी यू सून, ओके।